हेलो एवरीवन। इससे पहले जो मैंने आपको इस चैप्टर के वीडियो भेजी थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसमें हमने लास्ट टॉपिक आपका कवर किया था, डैट इज़ फूड वेब। उसके नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ 10% लॉ। 10% लॉ जो था आपका इंट्रोड्यूस किया था या दिया था लिंडमैन ने। इसको लिंडमैन लॉ भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जब फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है तो सिर्फ उसके 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, कि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफ़र होगी। अ, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय द हीट सन एनर्जी। तो सन से जो 1000 जूल ऑफ एनर्जी आती है तो सिर्फ प्लांट उसका 10% एनर्जी यूटिलाइज करता है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है एज अ इन्वायरमेंट एनर्जी या इन्वायरमेंट हीट। तो प्लांट का 10% एनर्जी जब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म खाएगा, डेट इज डियर, डियर तो उसका यूटिलाइज करेगा 10। तो 10 का भी 10 जब होगा तो क्या हो जाएगा, 1% एनर्जी, 1 जूल जो एनर्जी आपको अवेलेबल दिखाई गई है। फिर 1 का जो 10% होगा, डेट इज 0.1 जूल एनर्जी जब डियर लॉयन जब डियर को ईट करेगा। बाकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कहाँ चली जाती है आपका, एज अ इन द फॉर्म ऑफ हीट एनवायरमेंट एनर्जी। तो क्या है, स्ट्रॉफिक लेवल जैसे से आपका आगे बढ़ता है या प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। आप इसमें पिरामिड भी देख सकते हैं, जो हमेशा बायोमास का एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है। सबसे नीचे आपके बेस पे होते हैं प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर में हर्बीवोर्स, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर्स। तो एनर्जी जो है 10%, इसमें देखो केजी की फॉर्म में दिखाया, 1000 जूल का केजी कितना हो, 10% हुआ आपका 100, 100 का 10, ये 1 kg, ठीक है। ये आपका होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। इसके बाद आपका आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्या, बड़ा करके देखना, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा भी 10% लॉ में, जब फूड चेन में एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होते हैं। बट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में इसका जस्ट अपोजिट है, फूड चेन में ये होता है तो कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। वहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। अब देखो, प्लांट है, प्लांट को हम अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। वो कहीं ना कहीं केमिकल हार्मफुल होता है। अब उसको ईट करेगा कौन, डियर, ठीक है। तो डियर के ईट करने से उसका कंसंट्रेशन क्या है, केमिकल, ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी अगर जा रही है तो केमिकल्स भी ट्रांसफ़र होंगे। तो केमिकल्स जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको जब डियर में जाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ 10% होती है। और यहाँ पे जो हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज करता है। डियर को जब लायन फीड करेगा तो उसका कंसंट्रेशन केमिकल्स का इंक्रीज करेगा। तो क्या है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एट ट्रॉफिक लेवल। और जैसे जैसे केमिकल एंटर करते हैं फूड चेन में, ये अपना आप इंक्रीज करते जाते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक, इनका कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होता रहता है। इसके बाद देखियो, इसको मैंने एग्जांपल, जैसे वाटर है, वाटर में अगर केमिकल्स आपके प्रेजेंट हैं, उसके बाद होते हैं प्लैंकटॉन्स, मतलब प्लांट्स जो होंगे, एक्वेटिक जू प्लैंकटॉन्स होंगे। तो जैसे जैसे इनको फीड करेंगे, फिर फिश ने खाया, फिर बर्ड ने खाया, तो क्या है, कंसंट्रेशन डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही क्या है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओजोन। ओजोन के बारे में सबको पता है। ओजोन का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज O3। ये आपके ओजोन लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फियर लेयर है उसमें प्रेजेंट होती है। अब ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं, जब यूवी रेज, सन से जो यूवी रेज आती हैं अपर एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जो होती है आपकी, ठीक है, नियर टू द सन, वो स्प्लिट हो जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन है, डेट इज O2, वो स्प्लिट हो जाता है। एक डायग्राम के थ्रू देखिए, सन की रेज आई, ऑक्सीजन आपके O2 मॉलिक्यूल्स है, ये स्प्लिट हो गए सिंगल सिंगल O में।
तो जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी O2 है जो कि स्प्लिट नहीं हुआ, जब O2 ने एक सिंगल O के साथ कंबाइन करा तो आपके वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O के मिल गए, तो वो क्या हो गया आपका ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन जो है काफ़ी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर ओजोन नहीं होगी तो ये हार्मफुल होते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपके अर्थ तक आएंगे और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये क्या करते हैं आपको यूवी रेस जो आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ये यूवी रेस आपके अर्थ में एंटर करेंगे इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, ग्लोबल वार्मिंग, स्किन डिसऑर्डर लाइक स्किन कैंसर ये या फिर रैशेस है, ठीक है, सनबर्न, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। आई डिसऑर्डर, आंखों में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं और भी अदर प्रॉब्लम्स हैं। ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब जो भी आपकी ओजोन लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर अभी हमने पढ़ा, वो अगर वो ही डिप्लीट होगी, वो क्या हो रही है आपके थिन होते जा रहे ड्यू टू पॉल्यूशन। हमारे आज के डेट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है जिसकी वजह से उसका डिप्लीशन वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है और जिसकी वजह से जो भी यूवी रेज आती हैं वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो आप लोगों को पता है अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया में पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में होल भी हो चुका है। लेकिन रिसेंटली अभी खबर आई नासा की रिपोर्ट में, अगर आप लोग देखें तो उस नासा ने डिफाइन बताया है कि जब से लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है, ठीक है, वो ओजोन लेयर, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया। आप आजकल देख ही रहे हैं न्यूज़ में डेली कुछ ना कुछ, तो इन्वायरमेंट क्लीन होने की वजह से वो ओजोन होल जो है वो अपना आप ही धीरे धीरे फिल हो रहा है। अब ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या रीज़न है, पॉल्यूशन आपने पढ़ लिया। सबसे जो मेन रीज़न आता है डैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थोड़ा ये मिस प्रिंट है इधर, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैट इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, डाटा नहीं है, डैट इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, जो आपके फ्रिज हैं, एयर कंडीशनर है, AC है, इनमें यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए कि हमारी ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको ज़्यादा हार्म ना हो, इसको प्रोटेक्ट कर सकें, तो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ने एक एग्रीमेंट बनाया है। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल क्या है आपका, एक एग्रीमेंट है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि जो भी CFC प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, CFC का जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है उसको फ्रीज किया जाए और इसकी जगह ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शन ढूंढा जाए कि इंस्टेड ऑफ CFC हम कोई और ऑप्शन ढूंढ के उसको यूज़ करें। तो ये जो सबसे पहले हुआ था कि 1987 में UNEP डैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दिया था। उसने कहा था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग CFC की जगह आप HFC एंड PFC यूज़ कर सकते हैं। HFC क्या है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड PFC फॉस्फोरस फ्लोरोकार्बन। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का आता है गार्बेज। गार्बेज क्या है, जो भी आपका वेस्ट है, चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल पेल्स हो, कुछ भी डोमेस्टिक वेस्ट हो, वो गार्बेज में है। आप ये इनको अगर प्रॉपर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे गार्बेज, ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर मेथड्स हैं उनको मैनेज करने की। लैंडफिल, कंपोस्टिंग जी आएगा इसमें, इंसिनरेशन, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्यूर, ठीक है। लैंडफिल क्या है, अभी आप लोगों ने पार्क देखा है दिल्ली का इंद्रप्रस्थ पार्क, ठीक है, वहाँ पे क्या है ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं हम। लैंडफिल की वहाँ पे काफ़ी लो लेइंग जो एरिया होता है वहाँ पे कूड़ा जो भी है, वेस्ट जो है डंप किया जाता है, फिर उसके ऊपर सॉइल क्लियर करके वहाँ पे कुछ भी एक पार्क या कुछ बना दिया जाता है। लैंडफिल हमेशा सोसाइटी वगैरह से काफ़ी दूर होते हैं। कंपोस्टिंग में पार्क वगैरह में आप देखते हैं कंपोस्टिंग क्या होता है, एक कोई भी पिट करके उसमें वेस्टेज वगैरह वेस्ट डाला जाता है, उसको कंपोस्ट किया जाता है। इंसिनरेशन जो वेस्ट को डिस्पोज कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट या बर्निंग के प्रोसेस से जिस भी वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है डैट इज इंसिनरेशन। बायोगैस एंड मैन्यूर, बायोगैस का बनाना, ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है मैन्यूर, जो डोमेस्टिक वेस्ट है इनसे आपके ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।